Hello students, today I am going to explain you about client-centered approach of counseling. जो क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच ऑफ काउंसलिंग है ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से रिलेटेड है और इसके मेन जो प्रोपोगेटर हैं वो कार्ल रॉजर्स हैं एंड ही वाज आल्सो अ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट. Carl Rogers in the early 1940s founded client-centered therapy and he is considered as the godfather of what are now known as humanistic therapies. While many psychologists contributed to the movement, Carl Rogers spearheaded the evolution of therapy with his unique approach. Person-centered therapy, also known as person-centered or client-centered counseling, is a humanistic approach that deals with the ways in which individuals perceive themselves consciously rather than how a counselor can interpret their unconscious thoughts or ideas. So the basic concept of client-centered therapy is focused on the person, and the good thing about this therapy is कि इस थेरेपी में पेशेंट को पेशेंट नहीं कहते हैं, उसको हम क्लाइंट कहते हैं. जैसे हम किसी लॉयर के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. क्यों? क्योंकि लॉयर को उस पर्टिकुलर फील्ड में अपने क्लाइंट से ज्यादा नॉलेज है, तो उसमें कोई हायरार्की वाइज ऊंचा या नीचा नहीं होता है. इट इज जस्ट अ सिंपल मैटर ऑफ नॉलेज कि नॉलेज किसको ज्यादा है. तो जैसे हम किसी लॉयर के पास अपने केसेस डिस्कस करने के लिए जाते हैं और उसकी हेल्प लेते हैं, इसी टाइप से जो ऑर्डिनरी लोग हैं, लेमैन हैं, ये काउंसलर के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को शेयर करके और उनका सोल्यूशन सॉर्ट आउट करने के लिए. दैट इज व्हाई रॉजर्स डिड नॉट कॉल देम क्लाइंट पेशेंट, ही कॉल्ड देम क्लाइंट. He who knows others is wise, but he who knows himself is enlightened. This was said by Lao Tzu. So, what is the basic concept of this? कि दूसरों को जानना अच्छी बात है, लेकिन जो आदमी खुद को जान लेता है उसका enlightenment हो जाता है. क्योंकि most of the people are well aware of the characteristics of other person, but they are not self-aware. तो सेल्फ अवेयरनेस कहाँ से आएगी? सेल्फ अवेयरनेस ना होने की वजह से हमारे पर्सनालिटी में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं. दीज आर ऑल द फोकस ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, एंड क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इज बेसिकली फोकस अपॉन द पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लाइंट. द रोल ऑफ द थेरेपिस्ट इज जस्ट नॉन डायरेक्टिव. Client-centered therapy is a non-directive form of talk therapy, meaning that allows the client to lead the conversation and does not attempt to steer the client in any way. काउंसलर का काम नॉन डायरेक्टिव होता है. बस मतलब उसका ये मतलब नहीं होता है कि क्लाइंट की जो लाइफ की स्टीयरिंग है उसे जो काउंसलर है वो अपने हाथ में ले लेता है. उसका काम है उसको पेशेंटली सुनना और उससे कुछ ऐसे प्रोबिंग बातें कहना या अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो करना कि हाँ यू आर राइट, एंड टू हेल्प हिम टू पर्ज आउट हिज इमोशंस. दिस अप्रोच रेस्ट ऑन वन वाइटल क्वालिटी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है? जहां पे कोई इफ एंड बट नहीं होता है कि अगर आप मेरा ये काम करोगे तो हम आपका ये काम करेंगे. मतलब अगर हम एक पर्सन से सिंसियरली अटैच्ड हैं तो आई विल डू एवरीथिंग फॉर द वेलफेयर, for the well-being of that particular individual, irrespective of his or her behavior. This is known as the unconditional positive regard. So, therapist refrains from judging the client for any reason, providing complete acceptance and support. So, 3 key qualities essential for a good client-centered therapy. So, client-centered therapy, इतना तो हमें पता चल गया कि this therapy is focused on the client. लेकिन इस क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में थेरेपिस्ट का क्या रोल होता है? जैसे यहाँ पे नॉन डायरेक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक थेरेपी है, हम बातों से क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे थेरेपिस्ट का रोल नॉन डायरेक्टिव रहता है. तो इस कंडीशन में थेरेपिस्ट की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. The therapist needs to accept the client for who they are and support and provide support and care no matter what they are going through. तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में जो थेरेपिस्ट है वो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस देता है. वो इफ एंड बट्स नहीं लगाता है कि अगर वो ऐसे काम करेगा जैसे बिहेवियरल थेरेपीज में होती है कि अगर हम
एक सर्टेन स्पेसिफिक बिहेवियर करेंगे तो हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा. तो ये कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हुआ. इफ आई डू इट आई विल रिसीव दैट. But this is not the case for client-centered therapy. So the therapist must be having unconditional positive regard for the client. Second is genuineness. A client-centered therapist need to feel comfortable sharing his or her feelings with the client. Not only will this contribute to a healthy and open relationship between the therapist and client, but it also provides the client with a model of good communication and shows the client that it is okay to be vulnerable. तो जेन्युइननेस का क्या मतलब है कि कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए और बहुत नेचुरल रिलेशनशिप होनी चाहिए. नेचुरल रिलेशनशिप में क्या होता है कि जब कोई बहुत फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होती, द क्लाइंट फील्स मोर कंफर्टेबल इन पर्जिंग आउट हिज और हर इमोशन इन फ्रंट ऑफ द थेरेपिस्ट. और ये जो जब वो फ्रीली अपने इमोशंस को थेरेपिस्ट के आगे बोलता है, एक्सप्रेस करता है, तो वो उसकी प्रॉब्लम से उसे बाहर निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है. तो द थेरेपिस्ट मस्ट बी जेन्युइन. थर्ड इज एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग. सो till now you must be very aware of the differences between two concepts, sympathy and empathy. Empathy is one step forward than sympathy. When you see the word from the perspective of other, it is known as the empathy. So the therapist must be having empathetic understanding. The client-centered therapist must extend empathy to the client, both to form a positive therapeutic relationship and to act as a sort of mirror reflecting the client's thought and feeling back to them. Empathy जहाँ पे होती है ना, वहाँ पे client थेरेपिस्ट को एक शीशे की तरह परसीव करता है कि उससे हम अगर कोई चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इट विल कम बैक टू me. So this is very good for the positive therapeutic relationship between both therapist and the client. Another notable characteristic of person or client-centered therapy is the use of the term client rather than patient. जो मैंने अभी आपको बताया, patient का मतलब है कि कोई बीमार आदमी हमारे पास आ रहा है. तो if a person is having some problem, that doesn't mean that he is sick or he is not having the proper level of mental health. But since I am having less knowledge in that particular area, and that is why I am not able to solve my problem on my own, that is why the client comes to the therapist for getting the solution of his problem. That is why the term is used as the client, not as the patient. So the term client is in itself is a very positive term. So a person-centered approach is where the person is placed at the center of the service and treated as a person first. This is very important. कोई client आया है, वो सबसे पहले उसको as a person treat करते हैं. The therapist is not judgmental, not at all, and he treats the client as a person who might have his own positive and negative points. So the therapist never becomes judgmental about any of the aspects of the personality of the client. The focus is on the person and what they can do, not their condition or disability. Support should focus on achieving the person's aspirations and be tailored to their needs and unique circumstances. तो जो उनकी नेगेटिविटी है उनको हाईलाइट करने की जगह पर्सन की क्वालिटी में व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स, जस्ट फोकस अपॉन देम एंड जस्ट बाय फोकसिंग ऑन योर पॉजिटिविटी जस्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ. Now the therapeutic goals of person-centered therapy. First is an openness to experience. Openness to experience क्या होती है कि रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए. अगर मान लीजिए हमें किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है एंड somebody is providing or giving me suggestion regarding some issues, we should listen to that person with open mind. Open mind मतलब हम उस चीज को ग्रास्प करने के लिए इच्छुक हैं अगर वो चीज हमें सूट करती है तो. दिस इज नोन एज द ओपननेस टू एक्सपीरियंस. अगर कोई ये है कि जिसमें बहुत रेजिस्टेंस होती है कि तो वो स्टार्टिंग में ही बोलने लगता है नहीं नहीं, इसका मतलब है कि दैट पर्सन इज नॉट इवन इंटरेस्टेड टू लिसन यू. तो वो अपने आप को चेंज क्या करेगा? तो फर्स्ट इज एन ओपननेस टू एक्सपीरियंस. सेकेंड इज अ ट्रस्ट इन देमसेल्व्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Third is an internal source of evaluation and a willingness to continue growing. Encouraging these characters is the basic goal of person-centered therapy.
Now, what are the key principles of person-centered care are? First is valuing people. Since it is a part of humanistic psychology, so this is very obvious to value the people as a whole. So treating people with dignity and respect by being aware of and supporting personal perspectives, beliefs, values, and preferences, listening to each other and working in partnership to design and deliver services. So we should value a person irrespective of his personality, irrespective of whatever he is thinking about some object or some topic. We should be respectful to other people. Second is autonomy. The provision of choice and subsequent respect for choices, balancing rights, risks, and responsibilities, optimizing a person's control through the sharing of power and decision making, maximizing independence by building on individual strengths, interests, and abilities. Autonomy कैसे डेवलप होती है? जब हम किसी इंडिविजुअल को डिसीजन लेने की पावर देते हैं, तो वो इंसान को ऐसा लगता है ना, he is having more control of his surroundings. Things are under his control also. तो जो helplessness वाली feeling खत्म हो जाती है और एक feeling of autonomy generates in the personality, in the mind of the individual. So we should, the therapist should develop the autonomy in the mind of the individuals. Third is life experience. Supporting the sense of self by understanding the importance of a person's past, their present day experience, and their hopes for the future. So life experiences, humanistics are basically interested in the future of the individual. They are not very much interested in the past of the individual, neither they are interested on the present. Rather, they are interested in shaping the future of the individual. So if you want to make your future good, you have to focus on your present as well. Fourth is understanding relationships. Collaborative relationships between the service provider and service user and their carers, and between staffing levels. Social connectedness through the local community, through opportunities to engage in meaningful activities. So this is a way of understanding relationships. Next is environment. Organizational values underpinned by person-centered principles, responsive support that is responsive to individual needs, a planned organization-wide effort to individual and organizational learning. So the therapist should provide such an environment to the client that is positively facilitating the overall personality of the individual. Now, what are the conditions for success of client-centered therapy? Rogers identified 6 conditions that are required for success in client-centered therapy. First is the client and counselor are in psychological contact. What is a psychological contact? They must be having good understanding. They must be knowing each other well. So they must be in a relationship, in a good relationship, that is known as psychological contact. Second is the client is emotionally upset in a state of incongruence. This is already believed कि client centered therapy में 2 लोग होते हैं, एक client और दूसरा therapist. तो जो client होता है वो emotionally upset होता है और in a state of incongruence होता है. Incongruence क्या होता है कि हमारा कोई behavior होता है, हमारा कोई act होता है that is dependent upon the congruence of 3 things, A, B and C. A is affect, B is behavior and C is our cognitions. तो congruence क्या होती है? Cognition जो बता रहा है, जैसे अगर मान लीजिए हमें सिगरेट स्मोकिंग है, cognition कह रहा है कि स्मोकिंग बहुत खराब होती है, अफेक्ट हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा और बिहेवियर नहीं होगा. इसे हम congruence कहते हैं. इनकॉन्ग्रुएंस क्या होती है कि कॉग्निशन हमारा कह रहा है सिगरेट बहुत खराब चीज होती है, लेकिन अफेक्ट पॉजिटिव है, हम स्मोकिंग का बिहेवियर कर रहे हैं. दिस इज द स्टेट ऑफ इनकॉन्ग्रुएंस. तो जो क्लाइंट होता है वो इमोशनली अपसेट होता है. प्रोबेबली this might be the reason of his emotional upset, that he or she is in a state of incongruence. Third is the counselor is genuine and aware of their own feelings. This is the essential characteristic of the client counselor.
Fourth is the counselor has unconditional positive regard for the client. As far as client-centered therapy is concerned, unconditional positive regard is very important. The counselor should not be judgmental, and the counselor must not put if and buts in front of the client. Fifth is the counselor has an empathic understanding of the client and their internal frame of reference and looks to communicate this experience with the client. Frame of reference क्या होता है? Frame of reference वो background होती है जिसके against हम किसी चीज को interpret करते हैं. This is known as the frame of reference. अगर हम client के frame of reference को understand नहीं करेंगे तो उसका behavior हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक behavior अगर हम एक माइंड सेट में है, मतलब अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है तो वो चीज हमारे लिए बहुत एब्सर्ड साउंड करती है. तो जो हमारे बिहेवियर होते हैं दैट आर डिपेंडेंट एंड दैट आर रेगुलेटेड बाय द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल. लेमैन लैंग्वेज में हम इसे माइंड सेट कहते हैं कि हम किस माइंड सेट से हम किसी चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं. दैट इज नोन एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जैसे अगर मान लीजिए बच्चा बहुत एग्रेसिव है, अगर मदर ने उससे कुछ कह दिया और वो अचानक से उसने बहुत इंटेंस अपने रिस्पॉन्सेस दे दिए, मतलब ऐसे इंटेंस रिस्पॉन्स जो उस कंडीशन में डिजायरेबल नहीं थे. तो अब बच्चे ने ऐसा रिस्पॉन्स क्यों किया, उसके लिए अगर हम इसको आइसोलेशन में देखें तो हमें लगेगा कि पता नहीं इस बच्चे की पर्सनालिटी नॉर्मल नहीं लग रही है कि व्हाई इज रिएक्टिंग सो मच ऑन दिस पिटी थिंग. लेकिन अगर हम उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखें कि हो सकता है कि वो पिछले 1 महीने से उसकी मदर उसे ऐसे बार बार इंस्टिगेट कर रही हो और वो प्रीवियस कंडीशन में कुछ ना बोला और आज अचानक से उसने ऐसे रिएक्ट किया हो, तो दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द रिएक्शन और द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड. तो कोई कैसे रिएक्ट कर रहा है तो वी शुड डेफिनेटली नो अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर person. And the last is the client recognizes that the counselor has unconditional positive regard for them and an understanding of the difficulties they are facing. This is very important. जब तक client को ये नहीं पता होगा कि हम जिसके सामने आके बैठे हैं to find out the solution of my problem, that person is unconditionally supporting me until and unless that person will not feel comfortable in front of the counselor. That means जब तक क्लाइंट को ये नहीं लगेगा कि हमें अनकंडीशनल सपोर्ट मिल रहा है तब तक वो काउंसलर के साथ साइकोलॉजिकल कांटेक्ट में नहीं आएगा. सो द रिकॉग्निशन बाय द क्लाइंट दैट द काउंसलर इज हैविंग अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड फॉर हिम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी सेशन. Now, what are the tips or techniques of client-centered therapy? Saul McLeod outlines 10 of these techniques for simply psychology. First is set clear boundaries. Boundaries are vital for any relationship, but they are especially important for therapeutic relationships. Both the therapist and the client need healthy boundaries to avoid the relationship becoming inappropriate or ineffective, such as ruling out certain topics of discussion. There are also more practical boundaries that must be set. For example, how long the session will last. So set clear boundaries. It is very clear कि मतलब we should not intrude in the personal territory of any individual. This is known as the set clear boundaries. हमें कुछ ना कुछ boundaries हर चीज में decide कर लेनी चाहिए कि हमारा session कितना लंबा होगा, हमारे किन किन days में होगा और हमें किस extent तक किसी को instigate करना है या help करनी है. ये सारी चीजें ना clear होनी चाहिए. Second is remember the client knows best. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमको ये लगेगा कि क्लाइंट के बारे में मुझे ज्यादा पता है तो आई एम वेरी मिस्टेकन, क्योंकि जो क्लाइंट है वो अपने बारे में ज्यादा जानता है. हम उसकी अगर हेल्प कर रहे हैं तो वो हेल्प हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट. सो क्लाइंट नोज बेस्ट अबाउट हिमसेल्फ. So as mentioned earlier, this therapy is founded on the idea that client knows themselves and are the best source of knowledge and insight about their problems and potential solutions. Client को अपने बारे में सब कुछ सबसे अच्छी तरीके से पता होता है. That is why this therapy is known as the non-directive therapy. यहाँ वो अगर आया है तो उसे डायरेक्शन नहीं मिल रहा है तो
वो कुछ अपनी बातों को काउंसलर के आगे एक्सप्रेस करके और अपनी बातों को, मतलब उसके सामने कोई ऐसा होता है जो उसको अच्छी तरीके से सुन रहा है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रख रहा है और बहुत जजमेंटल नहीं हो रहा है, तो उसको अपने आप ही कभी कभी बात करते करते सोल्यूशन उसे मिल जाता है. So do not lead the client or tell them what is wrong. Instead, let them tell you what is wrong. Third is act as a sounding board. Active listening is key, but it is also useful to reflect what the client is saying back to them. Try to put what they are telling you into your own words. This can help the client clarify their own thoughts and understand their feelings better. तो काउंसलर को एक साउंडिंग बोर्ड की तरह एक्टिवेट होना चाहिए. मतलब जो इको होती है, क्लाइंट ने अपनी कुछ प्रॉब्लम कही तो काउंसलर को अपनी लैंग्वेज में उसी प्रॉब्लम को इको करना होता है. तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट बिकम्स मोर एबल टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम, और जब प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी तो उसका सोल्यूशन भी ऑब्वियसली मिल ही जाए. नेक्स्ट इज डोंट बी जजमेंटल, जो कि आपका अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड से रिलेटेड है. अनदर वाइटल कंपोनेंट ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इज टू रिफ्रेन फ्रॉम जजमेंट. Clients are often already struggling with feelings of guilt, low self-worth, and the feeling that they are simply not good enough. Let them know you accept them for who they are and that you will not reject them. तो क्लाइंट जिस सराउंडिंग से आ रहा है वहां पे ऑलरेडी सब लोग बहुत जजमेंटल है. कोई ये बताता है कि तुम बहुत एग्रेसिव हो, कोई कहता है कि तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है, कोई कहता है तुम्हारी पर्सनालिटी अजीब है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू. तो जो क्लाइंट है वो ऑलरेडी इसी एटमॉस्फेयर से आ रहा है और उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम हो रही है वो दूसरे लोग उसके लिए जजमेंटल हो रहे हैं. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ दिस जजमेंटल एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल्स. तो वो अगर काउंसलर के पास आ रहा है तो काउंसलर को जजमेंटल नहीं होना चाहिए. काउंसलर अगर जजमेंटल हो जाएगा तो वो एक मिरर की तरह काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब उसे वो एक्टिवली लिसन नहीं करेगा, जब उसे उसके ऊपर वो ध्यान नहीं करेगा, तो the client will not be able to express his feelings freely in front of the counselor. Don't make decisions for your client. Only the client should be able to make decisions for themselves, and they have full responsibility in that respect. The therapist job is to help client explore the outcomes of their decision rather than guide them to any particular decisions. तो काउंसलर का क्या काम होता है, उसको क्लाइंट के बिहाफ पे डिसीजन लेने नहीं होते हैं, बल्कि क्लाइंट जो डिसीजन ले रहा होता है, काउंसलर का काम होता है उस डिसीजन के रिपरकशंस बताना कि अगर ये डिसीजन होता है तो इसके ऐसे ऐसे रिपरकशंस हो सकते हैं, आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या सही रहेगा. तो इन ऑल द मीन्स अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन द शोल्डर ऑफ द क्लाइंट इटसेल्फ. थेरेपिस्ट का ये काम नहीं होता है कि वो क्लाइंट के बिहाफ पे कोई डिसीजन लेगा, बल्कि वो क्लाइंट के लिए गए डिसीजंस को और इलैबोरेट कर देता है. 6 is concentrate on what they are really saying. Sometimes a client will feel uncomfortable opening up at first and they will have trouble seeing something just below the surface. In these situations, be sure to listen carefully and keep an open mind. The problem they come in with may not be the real problem. इसका मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे थेरेपिस्ट हमारे लिए अननोन पर्सन होता है, तो बहुत बार जब हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं तो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन अवर रियल प्रॉब्लम. वी जस्ट टॉक अबाउट द सोसाइटी, वी जस्ट टॉक अबाउट द वर्ल्ड, द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, ऑल दीज थिंग्स. सो दीज आर नॉट the real problem of the client. So the therapist should be aware of all the things and he should focus on only on the real problem of the client. 7th is be genuine. If the client does not feel their therapist is authentic and genuine, the client will not trust you. In order for the client to share personal details about their own thoughts and feelings, they must feel safe and comfortable with you. Present yourself as you really are and share both facts and feelings with the client. So be genuine, be real with the client. मतलब आप जो हो वही शो करो and you just show that you are genuinely concerned about the problems of the client. Accept negative emotions.
This is an important technique for any therapist. To help the client work through their issues and heal, it is vital to let them express their emotions, whether positive or negative. This is also known as the catharsis. What is catharsis? Is the purging out one's emotions, whether they are positive or negative, because these stuck emotions create a lot of problem in the mind of the individual, and that may negatively affect the mental health of the client. So the client may even express anger, disappointment, or irritation with you at one point or another. Learn to accept their negative emotions and practice not taking it personal. तो मतलब क्या है कि क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो यू शुड नॉट फील लाइक बॉसी कि आपके ऑफिस में आ रहा है तो वो आपके ऊपर कैसे चिल्ला सकता है. आप सुप्रीम पावर हो, यू आर हैविंग द अपर हैंड. अगर आप जो कुछ कहोगे क्लाइंट को मानना पड़ेगा. अगर क्लाइंट आपसे गुस्सा हो जाएगा तो आप मतलब आप नाराज हो जाओगे, आप उसकी हेल्प नहीं करोगे. दिस इज नॉट द टास्क ऑफ अ गुड थेरेपिस्ट. और अगर थेरेपिस्ट ऐसा है तो उसका सेशन सक्सेसफुल नहीं होने वाला है. तो अ गुड थेरेपिस्ट मस्ट एक्सेप्ट all the aggressions, irritations, disappointment of the client. बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट अपने किसी का गुस्सा आके अपने थेरेपिस्ट के ऊपर उतार देता है. तो the therapist should not take it personally. He should understand the basic problem of the individual. That is the reason the client is coming to him. So he should not take it personally and he should let it go. Next is how you speak can be more important than what you say. Matlab, the tone of the therapist. Your tone or voice can have a huge impact on what the client hears, understands and applies. This is also known as the non-verbal communication. आप उसकी बहुत अच्छी बातें करें, but your tone is not good. So the content will not matter. Whatever will matter is your tonal quality. आप उस चीज को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं वो मैटर करेगा. वो नहीं मैटर करेगा कि आप क्या कह रहे हो. So how you speak can be more important than what you say. And I may not be the best person to help. This is very important. कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई क्लाइंट हमारे पास ऐसा हो जाता है कि उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास नहीं होता है. तो हम ट्रायल एंड एरर करते रहें और उसको अपने साथ इंगेज करे रहें तो वो दैट इज नॉट द गुड थिंग. अगर हमें लग रहा है कि इसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आई एम नॉट हैविंग दैट स्पेशलाइजेशन, दैट स्पेसिफिक क्वालिटी टू हेल्प दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वी शुड refer to some other therapist as well. So the therapist should realize that he is not the best person to help every individual for every problem. So there is no shame in recognizing that the scope of a specific problem or the type of personality you are working with is out of your wheelhouse. In those cases, don't beat yourself up about it. Just be honest and provide any resource you can to help further the client's healing and development. जो आपको उस field का specialist लगता है, you just refer to your client to that person. Now the evaluation part of client-centered therapy. It have many benefits. For example, greater agreement between the client's idea and actual selves, better understanding and awareness, decreased defensiveness, insecurity and guilt, greater trust in oneself, healthier relationship, improvement in self-expression, improve mental health overall. और ये सारी चीजें क्यों होती हैं? Just because of the unconditional positive regard and the tendency of the therapist just not to be judgmental and empathetic relationship with the client. So all these are the benefits of client-centered therapies. कि इसमें इंडिविजुअल की इनसिक्योरिटीज कम हो जाती हैं, ज्यादा ट्रस्ट डेवलप होता है, उसकी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें बढ़ती हैं, रिजल्टिंग इन बेटर मेंटल हेल्थ. But every coin has two sides. In the same way, client-centered therapy has also some limitations. Because it requires clients to be motivated. Since it is non-directive therapy, तो जब तक client motivated नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि client therapist का काम है मिरर की तरह काम करना या उसकी साउंड को इको करना. तो जब तक वो कुछ करने के लिए मोटिवेटेड नहीं है तो काउंसलर क्या करेगा? He will try to break his silence, he will try to motivate him, but until and unless the client is motivated, nothing will happen.
नेक्स्ट इज मे नॉट बी मोटिवेटेड इफ दे आर डिप्रेस्ड. बहुत सी कंडीशन में जो क्लाइंट होते हैं इतने ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं कि दे आर नॉट एबल टू गेट मोटिवेटेड. इट रिक्वायर्स द क्लाइंट टू बी एबल टू कम्युनिकेट. कम्युनिकेशन इसमें बहुत जरूरी है. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें इतनी रेजिस्टेंस होती है कि दे आर नॉट willing to express their emotions in front of anybody. So since this client centered therapy requires the client to be able to communicate, so it may be regarded as one of the limitation of this therapeutic technique. It requires good communication skills on the part of the client. Some clients may be frightened about talking. Client may expect advice. They may not feel they are being helped. तो हमारा बचपन से जो सोशलाइजेशन होता है वो कैसे होता है कि हमें हर चीज सिखाई जाती है. फैमिली में भी पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं. तो बच्चे को कभी डिसीजन लेने का मौका नहीं दिया जाता है. तो जब वो ऑल ऑफ ए सडन ऐसे इन्वायरमेंट में जाता है जहां पे कोई जजमेंटल नहीं हो रहा, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा है डिसीजन लेने में, तो उसको ऐसा लगता ही नहीं कि उसकी हेल्प की जा रही है. उसे तो यही लगता मैं ही बोलता रहा, इसमें इन्होंने मेरी क्या हेल्प कर दी, तो मैं तो बस वहां जाके चलाया, इससे अच्छा तो मैं वहां पे जाता नहीं. क्योंकि वो एक एडवाइस को एक्सपेक्टेशन लेके गया था कि मैं जहां जा रहा हूँ वो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के दे देगा. मैं अपनी उससे बात कहूंगा और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे बता देगा, बस मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं घर आ जाऊंगा. सो दिस माइट बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंडिविजुअल, and because of this expectation the client may sometimes feel that the counselor is not doing anything for the welfare of his mental health. तो ये क्लाइंट की गलती नहीं होती है, ये हमारी सोसाइटी ही ऐसी है कि हर समय एडवाइस हमें मिलती है, हर समय हमारे सामने इफ्स एंड बट्स होते हैं. डिसीजन लेने के लिए हमारे आगे बहुत सारे बिग क्वेश्चन मार्क लगा दिए जाते हैं कि इफ यू आर टेकिंग डिसीजन द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन लाइज ऑन योर शोल्डर. तो उसके लिए अपने आप को उतना केपेबल बनाना हर इंडिविजुअल डेवलप नहीं कर पाता है. और हम जिस एक्सपेक्टेशन से जा रहे हैं, जब वो एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं होती ना, कि हम क्लाइंट के काउंसलर के आगे गए, हमने अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई, लेकिन वो तो बता ही नहीं रहा क्योंकि वो तो नॉन डायरेक्टिव है. वो आपके सिम्टम्स के बेसिस पे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना चाह रहा है. तो वो तो आपसे ही सब मतलब सोल्यूशन निकलवाता है. तो at times the person may feel that is not being helped at all. So this was all about client-centered therapy of Rogers. And one more thing, how do you implement person-centered care? So person-centered practice is a natural part of our day-to-day work. Smile and introduce ourselves. Wear a name tag that people can see and read. Explain your role to the patient. Ask the patient how they are feeling today, both physically and emotionally. And see the patient as a person who has a life outside hospital. ये सारी चीजें आपको बता चुके हैं. बस कुछ additional चीजें हैं कि आप client centered therapy जब करने जा रहे हैं तो कैसे आप environment को conducive बनाएंगे. कि client आया है तो आप simply अपने आप को introduce करें, आपके पास कोई नेम टैग हो जिसे लोग पढ़ सकें और देख सकें. सो दीज आर ऑल द इनिशियल, जो हम कहते हैं, अगर हम काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो रिलेशनशिप बिल्डिंग की जो इनिशियल स्टेज होती है, इनिशियल डिस्क्लोजर, जिसमें हमारा रेपो फॉर्मेशन होता है, उस स्टेज को आगे तक लेके जाना, जिसमें द पर्सन मे हैव अ साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप विद द काउंसलर. तो इस टाइप से हमारा क्लाइंट सेंटर थेरेपी इम्प्लीमेंट होती है. और ये सारे रेफरेंसेस हैं फॉर दिस लेक्चर. एंड थैंक यू.